गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है तापमान का व्युत्क्रमण यानी तापमान का उल्टा होना या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इससे कि पहली जो क्लासेस हुई उसके अंतर्गत जब हमने तापमान को पढ़ा था तब हमने तापमान के बढ़ने और घटने की कुछ दरों के बारे में बातचीत की थी कि जैसे जैसे हम आसमान में या धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। यानी हम धरातल से जैसे जैसे वायुमंडल में सौरमंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो कि यह तापमान कम होने की बजाय ऊंचाई के साथ बढ़ता जाए तो इसे हम ऋणात्मक ताप पतन दर नेगेटिव लैप्स रेट या NLR कहते हैं। आइए समझते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है और उसी से हमारा जो धरातल है वो गर्म होता है। पृथ्वी दिन भर में जितनी भी ऊष्मा प्राप्त करती है उसे वह रेडिएशन के रूप में, लॉन्ग वेव्स के रूप में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में वापस भेज देती है। देखिएगा कि धरातल गर्म होता है। किससे गर्म होता है? लघु तरंगों के रूप में, शॉर्ट वेव्स के रूप में। और जो हमारा वायुमंडल है वो गर्म होता है लॉन्ग वेव्स से। अब लघु तरंगे जो सूर्य से डायरेक्टली हमारे पास पहुंचती है उसे हम लघु तरंगे कहते हैं। और जब पृथ्वी का धरातल गर्म हो जाता है दिन भर में, रात में वह अपनी गर्मी को, अपनी ऊष्मा को वापस रिलीज करता है। जो रिलीज करने की जो पद्धति है वह कहलाती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण। ये जो पार्थिव विकिरण होता है उस समय दीर्घ तरंगें निकलती है, लॉन्ग वेव्स के रूप में निकलती है और इसी से ही हमारा वायुमंडल गर्म होता है। बढ़ते हैं आगे। सामान्यतः जैसे जैसे हम सौरमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है और टेम्परेचर कम होने की जो दर है, हमने कहा है कि जैसे जैसे हम हमारी पृथ्वी से, यह मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी से हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे ये टेम्परेचर कम होगा। कहां तक कम होगा? शोभ मंडल तक, ट्रोपोस्फेयर तक ये नेगेटिव लैप्स रेट कंटिन्यू रहती है। और इस रेट का जो मान रहता है वह रहता है प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, या फिर 165 मीटर 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो होता है। यह है नेगेटिव लेफ्ट रेट। लेकिन जब इसकी स्थिति उलट जाए कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लग जाए, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। सामान्य परिस्थितियों में सौरमंडल से सतह से ऊपर जाने पर लगभग 6.5, ये यहाँ पर 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किलोमीटर तापमान में कमी आती है। यानी धरातल से हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो धरातल पर जितना टेम्परेचर है उससे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको कम देखने को मिलेगा। जब आप 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हो तो धरातल पर जितना टेम्परेचर है उससे
आपको लगभग 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। तो क्षोभ मंडल पर ये रेट वैसे ही लगातार बढ़ती रहती है, टेम्परेचर लगातार कम होता रहता है। लेकिन जब स्थिति बदल जाए और हम ऊंचाई पर पहुंचे, तो धरातल पर तो हमें ठंड लग रही है, लेकिन हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वहां पर तापमान कम होने की बजाय तापमान बढ़े, इसका मतलब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। तापमान में होने वाली जो कमी थी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की हाइट पर जो टेम्परेचर लो हो रहा था, उसे हम सामान्य ताप ह्रास दर, इसे हम सामान्य ताप ह्रास दर भी कह सकते हैं या फिर ऋणात्मक ताप ह्रास दर भी कह सकते हैं। इसको शॉर्ट में लिखते हैं एन फॉर नॉर्मल या नेगेटिव लैप्स रेट, जो रहती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की हाइट पर। लेकिन जब कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षोभ मंडल की ओर ऊपर जाने पर टेम्परेचर में कमी के स्थान पर वृद्धि होने लगती है, तो उसे हम तापमान का व्युत्क्रमण या तापमान का प्रतिलोमन या थर्मल इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इस क्रिया के कारण नीचे की वायु, यानी जो धरातल के बिल्कुल पास है, उसकी अपेक्षा यानी उसके कंपैरेटिवली ठंडी और उसके ऊपर गर्म वायु की परत स्थापित हो जाती है। यानी क्या हुआ? उलट पुलट हो गई। किस प्रकार की उलट पुलट हो गई कि धरातल के पास जहां गर्म हवा हुआ करती थी, वहां पर आ गई है ठंडी, और उसके ऊपर जहां पर ठंडी हवा हुआ करती थी, वहां पर आ गई है गर्म। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। अधिक ऊंचाई पर होने वाला तापमान व्युत्क्रमण अधिक स्थायी होता है। क्यों स्थायी होता है? क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी पार्थिव विकिरण द्वारा ऊपर की वायु को गर्म करने में अधिक समय लगता है। ऊपर की वायु को गर्म करने में अधिक समय लगता है। यही कारण है कि अधिक ऊंचाई पर जो व्युत्क्रमण हो रहा है, यानी काफी हाइट पर हमें ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि वहां पर हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तब हमें टेम्परेचर कम होने की बजाय बढ़ता हुआ महसूस हो। धरातल पर होने वाला तापमान व्युत्क्रमण जो होता है, अल्पकालिक होता है। यानी जो लैंड सरफेस है, जो अर्थ के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर अगर इस प्रकार की स्थिति आई है, तो जल्दी ही वो हट जाती है। लेकिन धरातल के ऊपर वाले भाग में, यानी काफी ऊंचाई वाले भाग में, इस प्रकार की जो व्युत्क्रमण की जो स्थिति है, वो लंबे समय तक बनी रहती है। तापीय व्युत्क्रमण के कारण वायुमंडल में स्थिरता आती है। यानी वायुमंडल में कांस्टेंट की जो स्थिति है, वो इसी के कारण होती है। तापीय व्युत्क्रमण ध्रुवीय प्रदेशों यानी पोलर रीजन्स, मिडिल लैटिट्यूड्स के जो आइस कवर्ड रीजन है तथा जो वैलीज है, वहां पर अधिक होता है। यानी मोस्टली ये सिचुएशन कहां पर देखने को मिलती है? जो पोलर रीजन्स है या जो मिड लैटिट्यूड्स के जो आइस कवर्ड रीजन्स है वहां, और जो वैलीज है, वहां पर ये स्थिति आपको ज्यादा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि तापमान का जो व्युत्क्रमण होगा, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या। अब हमें करना क्या है कि धरातल के पास की जो वायु है, उसको तो हमें ठंडा बनाना है,
और उसके ऊपर वाली जो वायु है उसको गर्म करना है। ठीक है, तो स्थिति इसके लिए सबसे पहली क्या रहेगी? रातें ठंडी और लंबी होनी चाहिए। अब लंबी रात होगी तो क्या होगा कि पृथ्वी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए बहुत अधिक टाइम मिलेगा। दिन भर में यदि हम आदर्श स्थिति देखें तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। मान लीजिए कि दिन की जो अवधि है वह केवल 8 घंटे की और जो रात की जो अवधि है वह 16 घंटे की। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के पास प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचा वो केवल 8 घंटे आया। लेकिन पृथ्वी ने अपना जो तापमान छोड़ा उसके लिए उसको 16 घंटे मिले। ऐसी स्थिति में वह इतनी ठंडी हो जाती है पृथ्वी कि पृथ्वी की धरातल जो ठंडा हो चुका है क्योंकि उसने ऊष्मा तो छोड़ दी है, उसके संपर्क में जो भी हवा आएगी वो ठंडी हो जाएगी। तो धरातल के पास-पास तो हो गई ठंडी हवा और उससे थोड़ा-सा अगर ऊपर जाएँगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? तो उससे कंपैरेटिवली आपको हवा थोड़ी-सी गर्म मिलेगी। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है वह थर्मल या टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से जानी जाती है। दूसरा कारण है कि आकाश स्वच्छ और मेघ रहित यानी क्लाउडलेस होना चाहिए जिससे कि पार्थिव विकिरण यानी पृथ्वी अपनी गर्मी को, अपनी ऊष्मा को छोड़ रही है के द्वारा ऊष्मा का ह्रास यानी उसकी जो एनर्जी है वह काफी तेज गति से तथा बिना किसी रुकावट के हो सके। अब पृथ्वी क्या कर रही है कि अपनी गर्मी को छोड़ रही है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा जिसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। ये कब होता है? ये होता है रात के समय। ऐसी स्थिति में अगर बादल छाए हुए हैं तो उस समय पृथ्वी का जो विकिरण उसने छोड़ा है वह पुनः शून्य में सन की तरफ नहीं लौट पाएगा। ऐसी स्थिति में जो वायुमंडल है वो थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर बादल बिल्कुल नहीं है, एकदम साफ मौसम है, तो बिना किसी रुकावट के वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सन की तरफ लौटा दिया जाएगा। वो इंसोलेशन वापस रेडिएशन जो है वह वापस रिलीज कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वहां पर थर्मल इन्वर्जन की स्थिति मिलेगी। लेकिन अगर बादल है जैसे कि अभी हम सर्दियों के मौसम में देख रहे हैं कि जब भी बादल छाते हैं उन दिनों में देखिएगा हमें सर्दी नहीं लगती कि बादल हटेंगे तब सर्दी लगेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी बादल छाए रहते हैं जैसे कि आज या कोई भी रात अगर आसमान में बादल छाए हुए हैं तो दिन भर में पृथ्वी ने जो ऊष्मा ग्रहण की है उस ऊष्मा को पृथ्वी ने तो छोड़ दिया लेकिन उन बादलों ने उसे पार नहीं होने दिया। तो बादल ने उस ऊष्मा को सोख लिया है। ऐसी स्थिति में जब भी बादल छाए रहते हैं उस समय सर्दियों के मौसम की बात कर रहा हूं उस समय हमें थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। भूगोल का एक एक जो टॉपिक है अगर खुद उस भूगोल में रहकर नहीं सीखोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। आप केवल किताबें रटने लग गए तो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। आप उस स्थिति में अपने आप को रखें कि हाँ, ऐसा होता है, तो आप देखेंगे कि बादल जब छाए रहते हैं, हमें सर्दियाँ नहीं लगती हैं, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन नहीं हो पाया। तीसरा जो कारण है, वो है सतह के समीप, सतह यानी जो सरफेस है, उसके पास की हवा शुष्क होनी चाहिए।
यानी ड्राई एयर, कोल्ड एंड ड्राई एयर। ठीक है, अब वो क्या करेगी कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, जो पृथ्वी अपनी ऊष्मा को छोड़ रही, उसको वह एब्जॉर्व न कर ले, अवशोषित न कर ले। अगर इस हवा में नमी रही, यानी अगर एयर जो है उसमें आर्द्रता है, तो वह क्या करेगी, उस ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेगी। अब सोख लेगी तो हवा में वह जो ऊष्मा है वह उसमें उस हवा के द्वारा सोख लेगी। ऐसी स्थिति में वायुमंडल वहां पर गर्म रहेगा, यानी धरातल के पास तो गर्म ही रहेगा, नॉर्मली गर्म ही रहता है, धरातल से ऊपर जाते हैं तो ठंडा रहता है। तो ऐसी स्थिति में कोल्ड एंड ड्राई एयर हो, स्काई क्लियर हो, लॉन्ग विंटर नाइट्स हो, ये कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं। इसी के अलावा और किस प्रकार की कंडीशंस है कि वायुमंडल के शांत यानी काल्म एयर और स्थिर होने के साथ साथ पवनों का संचार, यानी जो एयर सर्कुलेशन है वह काफी स्लो होना चाहिए। क्योंकि अगर एयर सर्कुलेशन यानी तेज गति से हवा चल रही है तो तापमान की मिलावट हो सकती है या तापमान स्थानांतरित होने लग जाता। कैसे कि किसी स्थान पर सूर्य का प्रकाश काफी तेज है, लेकिन वहां पर जैसे कि आज दिन भर में ऐसी स्थिति थी कि धूप तो काफी तेज थी, लेकिन ठंडी ठंडी हवा जो चल रही थी वह हमें सर्दी का एहसास करा रही थी। तो जब तेज गति से हवा चलती है तो जहां पर ये थर्मल इन्वर्जन की स्थिति हुई कि धरातल के पास ठंडी क्लाइमेट और उसके ऊपर हॉट क्लाइमेट, तो ऐसी स्थिति में मिक्सचर हो जाता है। जो स्थिति बनी है उस स्थिति को वापस साफ कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में थर्मल इन्वर्जन की प्रक्रिया वहां पर हो नहीं सकती। फिर है धरातल हिम आच्छादित होना चाहिए कि धरातल पर ये जो कंडीशंस है ये बेसिकली ऐसे स्थानों के लिए है जो स्थान बर्फ से ढके हुए। तो बर्फ से ढके हुए जो क्षेत्र है वहां पर अगर वह क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है तो वहां पर आप देखेंगे कि धरातल के पास का जो स्थान है वह तो आपको काफी, क्योंकि हवाएं जो है वह धरातल पर जो ठंडक है उसे ही वो प्राप्त करके अपने आप को ठंडा करती है। तो इसी कारण अगर धरातल के पास अगर ठंडा वातावरण है या बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है तो नो डाउट वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर धरातल के पास आपको ठंडा मौसम मिलेगा और धरातल के ऊपर आपको उससे थोड़ा सा ऊपर आपको गर्म मौसम मिलेगा। दूसरा कि जो व्हाइट जो स्नो होती है या जो स्नो कवर्ड सरफेस होता है वह इंसुलेशन को रिफ्लेक्ट भी करता है। इससे धरातल का जो भाग है वह गर्म नहीं हो पाता और पृथ्वी का जो अंदर जो टेम्परेचर है वह भी बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसके ऊपर स्नो कवर्ड है। तो इस प्रकार से ये कुछ फेवरेबल कंडीशंस है जो तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति बनती है। अब बढ़ते हैं क्या प्रभाव पड़ता है कि तापमान का जो व्युत्क्रमण है वह हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बादलों के रूप में वर्षा या
जो विजिबिलिटी है उसके निर्धारण में ये काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जो इन्वर्जन है वह लोअर लेयर्स जो है यानी नीचे की जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर की से ऊपर की ओर हवा की गति को सीमित करता है। यानी जो हवा धरातल से यानी शोभ मंडल में चलती हुई समताप मंडल की तरफ जा रही है उसको ये कंट्रोल करता है। और यही कारण है कि जो क्लाउड फॉर्मिंग होती है वह कम ऊंचाई पर ही संभव हो पाती है। अगर इस प्रकार की स्थिति न होती तो बादल हो सकते थे कि आपको काफी ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। यानी हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि तापमान व्युत्क्रमण संघनन यानी कंडेंसेशन की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। वह कोहरा बनाने में सहायक होता है। बादलों का निर्माण इसी के कारण होता है। यदि गर्म वायु में आर्द्रता मौजूद है और धरातलीय वायु का तापमान हिमांक से कम है तो कोहरे के बजाय आपको पाला देखने को मिलेगा। पाला आता है या कोहरा पड़ता है तो परिवहन प्रभावित होता है। हमारे एरोप्लेन्स यानी जो फ्लाइट्स जो है वह प्रभावित होती है। विभिन्न प्रकार के जो जलयान है वे भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा कॉफी के जो बागान है वे भी इससे काफी लाभान्वित होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रतिलोमन है वे बादल बनाने में, पर्सिपिटेशन यानी वर्षण कार्य कराने में, पर्याप्त ऊंचाई पर धूल और धुएं के बिना नीचे की ओर संचित होने लगते हैं। यानी बादल काफी निचले भाग में बनते हैं और बारिश का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ता है। इसके अलावा इसी प्रतिलोमन के कारण दैनिक जो तापांतर है यानी टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो भी प्रभावित होता है। अब बात